हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इनऑर्गेनिक लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर तक हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंप्लीटली फिनिश हो चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर देखना है, और जिसमें हम लोग को यहाँ पर दो सीरीज़ हैं। एक होता है लेंथेनॉइड्स, दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स। इन्हीं दोनों को हम लोग को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कि अगर हम बात करते हैं तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। क्या देते हैं इसको? इनर ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन किसको कहते थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या करते थे वहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। तो कुछ लोगों को छोड़ करके जैसे जिंक हो जाए, कैडमियम हो जाए, मरकरी हो जाए, अगर उनको छोड़ देते हैं तो बचे हुए जितने भी लोग थे उन सभी को हम क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स से ही किसी कुछ पोजीशन से यहाँ पर ये कुछ और लोग निकलते हैं, जिसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर बातें हैं थ्योरेटिकल्स को कवर करते हैं। कहा गया सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? आपके मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाता है? दो सीरीज से मिलकर के बना होगा। एक को हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, दूसरे को क्या करते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि अगर हम थर्ड ग्रुप में चले, थर्ड ग्रुप का मतलब ऐसे कह सकते हैं थर्ड बी ग्रुप, या फिर ऐसे कह सकते हैं डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है, यहाँ पर इसको थर्ड बी ग्रुप कह रहे हैं, जहां स्कैडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम पाया जाता है। अगर थर्ड ग्रुप की बात करें और हम सिक्स्थ पीरियड में आते हैं, थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड में, अगर इस समय पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो वहां पर हमें एक एलिमेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है लैंथेनम। लेकिन आपको पता उसी जगह पर, उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर लैंथेनम के अलावा 14 और एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पूरे पीरियोडिक टेबल्स में जितने वैसे नॉर्मल और बॉक्स बनाए गए हैं, तो एक बॉक्स में केवल एक एलिमेंट रहता है। लेकिन अगर हम थर्ड बी ग्रुप के सेवंथ पीरियड में आते हैं, जहां पर हमें अभी लैंथेनम देखने को मिलेगा La, इसके अलावा वहां पर 14 और एलिमेंट्स, टोटल देखा जाए तो उसी बॉक्स में 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको एक जगह रखेंगे तो हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे एक सीरीज बनाई गई है। एक आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिला होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनम के अलावा 14 और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दिया गया है कि जिससे कि हम उन सभी को आसानी से देख पाए। नहीं तो एक बॉक्स में हम ज़्यादातर एक ही एलिमेंट्स को रखते हैं, तभी वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाते हैं। ऐसे ही अगर थर्ड बी ग्रुप के 7वें पीरियड में जाएं, जहाँ पर इस समय हमें एक एक्टिनियम नाम का एलिमेंट्स दिखेगा, तो वहाँ पर एक्टिनियम के अलावा उसी की तरह प्रॉपर्टीज रखने वाले 14 और लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब टोटल 15 लोग हो जाते हैं। अब एक ही बॉक्स में 15 लोग को रख करके पढ़ना आसान नहीं। उसको आसान बनाने के लिए इसको भी क्या किया गया है कि पीरियोडिक टेबल सबसे नीचे एक कॉलम बनाया गया है, ठीक है, वहां पर इनको रखा गया है, क्योंकि एक्टिनॉइड की तरह ही प्रॉपर्टीज इनकी है, ठीक है, उन्हीं से ही बिलोंग कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप, उनसे पीरियड से ही, इसलिए इनको हम उनके नाम पे उसको एक्टिनॉइड सीरीज का नाम देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबशेल के अंदर एंट्री करते हैं, और वो भी एस कौन हो जाएगा? n-2f के अंदर एंट्री करता है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। n-2 को हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल का नाम देते हैं, ठीक है। जो आखिरी सेल होता है जिसको n सेल कहते हैं, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। n-1 को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, और n-2 वाले सेल को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं। अब लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनॉइड्स में हमें क्या बताता है, ध्यान से समझना। कहता है कि लेंथेनॉइड जो हमारे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4f सीरीज। भाई इनको 4f सीरीज क्यों कहते हैं? अच्छा, जब हम डी पढ़ रहे थे वहां पर 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज ऐसे आ रहे थे, क्योंकि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहे थे। 3d वाले में एंटर कर रहे थे, उसको 3d सीरीज के लोग कहेंगे। 4 भी कर रहा था 4d में, तो 4d सीरीज कहा गया। वैसे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन चूंकि f सबशेल में एंटर करते हैं, वो भी कौन से f में? 4f में करते हैं, इसलिए कहा गया क्यों ना हम इनको कहा जाए 4f सीरीज, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट एंटर्स इनटू 4f सबशेल्स, ठीक है। 4f सबशेल में सभी इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं। चलिए अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें आते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये थर्ड बी ग्रुप है, या फिर इसको तीसरा ग्रुप भी कहते हैं। ये आपको पता है हमारे डी ब्लॉक वाले 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। 4th, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर हमें यहाँ पर भी लेंथेनॉइड्स की बात हम कर रहे हैं ना, एक एक करके सीरीज को पढ़ते हैं, पहले लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते? थर्ड
ग्रुप्स और 6 पीरियड में। यहाँ पर लेंथनम आपको दिखाई दे रहा है, लेंथनम के अलावा 14 और एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो इन्हीं के ही परिवार के सदस्य हैं, इन्हीं की तरह प्रॉपर्टीज रखते हैं, इन्हीं बॉक्स में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पे उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम में 15 एलिमेंट्स होते हैं, लिखा गया इस कॉलम में 15 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें डी ब्लॉक का एक एलिमेंट जिसको हम लेंथेनम, और बचे हुए 14 एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं 14 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लेंथेनॉइड्स कहा जाते हैं। 14 एलिमेंट जो इनके अलावा और है उनको La की वजह से, लेंथेनम की वजह से उसको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं लेंथेनॉइड्स में धीरे धीरे हम इनको समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ऑल लेंथेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप, ठीक है, और साथ साथ कहता है 6th पीरियड। थर्ड बी ग्रुप और 6th पीरियड से सभी लेंथेनॉइड्स बिलोंग करते हैं। क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एफ ऑर्बिटल्स, और वो भी एफ कौन सा बताओ भाई, एंटी पेनल्टीमेट, मतलब n-2 आखिरी शेल। अगर मैं ऐसे बताऊं, ऐसे बहुत सारे शेल हैं, बहुत सारे शेल हैं, ठीक है, अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n-1 होगा, तो ये वाला हो जाएगा n-2। तो ऐसा वो कहना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमें एंटी पेनल्टीमेट सेल की बात करें तो उसी में एंट्री करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स की अगर बात करेंगे तो चलो देखते हैं क्या होगी भाई प्रॉपर्टी इनकी। सबसे मेन हम इनकी प्रॉपर्टी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर इनके हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो क्या होगा, समझो हर कोई। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, अगर ओवरऑल हम बात करते हैं यहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 1s2 2s2 2p ऐसे करते नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर लास्ट के जो वहाँ पर हैं उन्हीं का ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, वही आपसे पूछेगा। 4f 5d 6s। पहले हमें याद रखना, हम लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, हमें किसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताना होगा, 4f में, 5d में और 6s में। मतलब f है, d है, s है, और क्रमशः नंबर बढ़ रहा है 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर f में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको बताए एफ में अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक जो भी लेंथेनॉइड्स, इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, ऐसे एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एफ में होगा एक एक करके, जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे एफ में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर याद रखना कि एफ 4f में इलेक्ट्रॉनों के नंबर कह रहे हैं 1 से लेकर के 14 तक हो सकते हैं, 1 से लेकर के 14 तक। और 5d में जो इलेक्ट्रॉन होगा 0 to 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। और 6x में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 to 14, 5d में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 0 to 1, और 6x के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, 4f में 0 to 14, 5d में या तो 0 या तो 1। याद रखना d में 1 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा, होगा तो 1 होगा, और s में तो 2 रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर हर कोई ध्यान देगा क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है, कैसे करना है, इसको समझते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप देखें 58 से लेकर के 72, यहाँ पर सीजियम से लेकर के आप बताओगे ल्यूटीटियम तक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमसे कभी कुछ न पूछे, ये पूछ लिया जाए कि लेंथेनॉइड्स कितने एटॉमिक नंबर से लेकर कितने एटॉमिक नंबर तक पाया जा रहे हैं। टोटल 14 लोग हैं, जिसमें 58 वाला पहला मेंबर है, 71 वाला लास्ट मेंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उसे अगर आपको याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका नाम आप याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं बुक में देख करके, नहीं तो मैं आपको एक कोड बताऊंगा यहाँ पर, जिससे कि हम इनके एलिमेंट्स को आसानी से समझ पाएँ कि इस एलिमेंट्स के लिए देखा जा रहा है, जिस एलिमेंट्स के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो चलो आते हैं यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, उस कोड की मदद से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सीजियम के लिए यहाँ पर को साकी, फिर नादे, पैमाना, ऐसा का मतलब आ जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर समझ, यू ना ज़्यादा तड़पाना।
दिखता है अरमान तमन्ना। चलो अब यहां पर ध्यान देते हैं। देखो मैंने कहा कि यहाँ पर एक कोड है, पहले तो हमें सबको समझना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट कौन से नंबर पे आ रहे हैं। जैसे अगर हमसे कहते हैं SM, तब समझना है आपको पहले ऊपर से देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं TV, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर आपको ये सीक्वेंस पता हो जाए ऊपर से कौन से नंबर पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें पे आ रहे हैं। कोई भी पूछा जाए 14 लोग हैं कौन कहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इस कोड की मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा साकी, CE के लिए बताया गया, साकी का टर्म है। फिर मतलब PR, नादे ND, पैमाना मतलब PM, समझ SM का मतलब समझ दिया गया है SM के लिए कोड, और यू ना मतलब EU, ज़्यादा का मतलब GD, ज़्यादा मतलब GD कोड, GD के लिए ज़्यादा का टर्म यूज़ किया गया। तड़पाना मतलब TV, दिखता मतलब DY, दिखता के लिए क्या है DY है। HO का मतलब है। फिर अरमान मतलब ER, अरमान या फिर इरमान ऐसे बोल सकते हैं, अरमान। तमन्ना मतलब TM। अभी मतलब YB, अभी का मतलब यहाँ पर अभी मतलब YB की बात कर रहे हैं। और लूट कर मतलब LU, ल्यूटिटियम। और यहाँ पर जो ले जाओगे हो गया, मतलब ये कोड जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ले का मतलब लेंथेनॉइड्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो जाता है साकी, फिर, नादे, पैमाना, समझ, यूना, ज़्यादा, तड़पाना, दिखता है अरमान तमन्ना, अभी लूट कर ले जाओगे। ठीक है, तो हो गया 14 एलिमेंट्स। तो 14 एलिमेंट्स अगर कभी भी कोई बोला जाए तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस अगर याद हो जाता है, पहले आप ये कोड से अगर आपको पता चल जाए, पहले आप ये कोड पूरा याद कर लो, उसके बाद आप लिखो साकी का मतलब CE, फिर का मतलब PR, नादे ND, पैमाना PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER। ठीक है, उसके बाद TM, YB, LU। ऐसे कौन किसके लिए कर रहा है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन में देगा कोई एक ऐसा एलिमेंट दे देगा, उनका नाम भी देगा, ऐसे कोड भी देगा, ठीक है, उसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि एक पल के लिए आपको ये याद हो गया, क्रमशः जैसे ही आपने याद कर लिया, अगर कभी भी कोई बोलेगा आपको पता चल जाएगा ये ऊपर से इस नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर आता है, याद रखना, एटॉमिक फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैंने कहा कि 4s, 5d और 6s में हम देखते हैं। और सबसे मैं आपको बताऊं 6s में इलेक्ट्रॉन सब जगह है, s2 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 s2। तो कहने का मतलब 6s को हमें अब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें तो हर जगह s2 तो है ही, तो उसको हम क्यों करें याद। अब याद क्या करना है आपको, अब बचते कौन है, ये तो हमने कहा भाई चलो तो हर जगह हम तुम्हारे लास्ट में s2 लगा ही देंगे। बचा 4f और 5d, 4f और 5d यहाँ पर बचता है। ठीक है, 4f और 5d बचता है। तो और 4f 5d में अगर बात करते हैं कि 4f में और 5d में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे 4f1 5d1 4f3 4f5d, ऐसे नहीं बोलेंगे। जब याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे, कहेंगे यहाँ पर क्या है, पहला एलिमेंट जो है ऐसे 1 से 14 तक एलिमेंट का ऐसा पहले कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, पहले वाले का 1 1, फिर अगले का 3 0 1 1, फिर 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7 1, देख रहे हैं यहाँ पर 7 1। उसके बाद 8 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर 9 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। तो आप ऐसे इसको याद करेंगे 1 1, फिर 2 वाला नहीं लिखा, ऐप में 2 नहीं लिखा, 1 1, फिर 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7 1। उसके बाद 9 0, फिर 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। आया समझ में। अच्छा यहाँ पर ये लगता है 7 0 तो था, यहाँ पर 8 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 7 0 होना चाहिए था। तो अगर ये 7 0 यहाँ पर 8 0 हो जाता तो ठीक था, तो सीक्वेंस बना रहता 9 0 ऐसे 10 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखो F के पास टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं 7, और 7 जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपको तो हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड होने के मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच चुका है। इसलिए जब 4f7 5d 0 हुआ तो F में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और D में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, D में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या हो जाता है कि F अपने आप को स्टेबल कर लिया, हाफ फील्ड तो कर ही लिया ना,
फिर एक इलेक्ट्रॉन और आया, जैसे आगे बढ़े एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 4f सोच रहा है, इसमें अपने आप में रखने का मतलब क्या हो जाता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। कहते हैं काम करो, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको डी में रख दो अभी के लिए, लेकिन कब तक रखोगे वहां पर, 2 स्टेप में तो अपने आप को हाफ फील्ड रख पाए आप। अगला फिर से इलेक्ट्रॉन आया, कहते हैं काम करो डी वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लो और जो आ रहा है उसको भी दे दो। अब 8 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्या रख लेते हैं 9, फिर 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1 आ जाता है। ऐसा समझ में? तो ऐसे आपको याद रखना है। एक बार फिर से मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। पहले ये अब देखिए, साकी, फिर नादे, पैमाना, समझ, यूना, ज़्यादा, तड़पाना, दिखता है, अरमान, तमन्ना, अभी लूट कर ले जाओ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया वैसे बताना है। 4f और 5d में अब बताओ कि 1 1, फिर 2 वाला नहीं है, 1 1 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7 1, थोड़ा सा रुकना, 7 1 हुआ। अब जंप लेना है, अब आ जाएगा 8 वाला, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 और 14 1। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पल के लिए आपको ये कोड याद हो गया और ये कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँगा जीडी का बताओ क्या होगा, मान लेते हैं एग्जाम में आ गया जीडी, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे पता, सबसे पहले अपने इस कोड से देखेंगे जीडी कौन से नंबर पे आ रहा है। अब बताओ कि साकी, फिर नादे, पैमाना, समझ, यूना, ज़्यादा, जीडी, ज़्यादा ही तो बताया था जीडी के लिए, तो कौन से नंबर पर आ रहा है 7th नंबर। अब 7th नंबर का हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है 7th नंबर पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा। पहले वाले पे 1 1, फिर जंप करना है 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 और 7 1, है समझ में 7 1। तो इसका मतलब आएंगे जब जीडी को देखेंगे तो आप कहेंगे जीडी तो ये रहा, ये और ये क्या दे रहे हैं 7 1। ठीक है, ऐसे। चलो अगर आपसे पूछा जाए ई आर का बताना है, अरमान का, ई आर का, तो हम कैसे देखेंगे, फिर से कोड लाते हैं, साकी, फिर नादे, पैमाना, समझ, यूना, ज़्यादा, तड़पाना, दिखता है, अरमान। 11वें नंबर पे आ रहे हैं, कौन से 11वें नंबर पे आ रहे हैं। तो 11वें नंबर का अब हम देखते क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अब बताओ कि 1 1, फिर 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 और 7 1। अब फिर जंप, अब बताओ कि 9 0 10 0 11 0 और ये क्या था, ये क्या था 12 0। तो बताओगे, मैंने कहा था कि इसका ई आर ना, अरमान जिसके लिए कोड पढ़ रहा है, ई आर का लिए क्या बताया था 12 0। देखिए यहाँ पर, तो आप एक बार इसको ध्यान देंगे तो आसानी से, एक बार ऐसा नहीं है क्योंकि पूछा जाता है, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार आपको याद हो जाएगा अच्छे से। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं भी अगर भूल जाता है तो एग्जाम के टाइम पे एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ये तो बताया। फिर कह रहे हैं ये एटॉमिक फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर कह रहे अगर 3+ आयन फॉर्म का आप देखते हैं ना, 3+ आयन फॉर्म का अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बड़ी मजे की बात यहाँ पर ये है कि इसमें तो कभी 3 1 से आप देखें 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 चल रहा था, 7 7, फिर उसके बाद 9 जंप कर लिया। लेकिन अगर +3 आयन लेते हैं तो इसमें बहुत ही स्मूथली यहाँ पर f ब्लॉक की, f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। जैसे आप देखें यहाँ पर 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसे आप देख रहे हैं 3+ आयन में बहुत स्मूथली f ब्लॉक की फिलिंग होने लगती है। लेकिन अगर हम चलते हैं इसके एटॉमिक फॉर्म में तो ऐसा हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि आपको पहले 1 1 मिला था, फिर 2 वाला तो मिला ही नहीं भाई, वो गायब हुआ। और कौन नहीं मिला था F8। अगर इसके एटॉमिक फॉर्म में चलते कौन से कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं देखने को मिले, F2 और F8 हमें देखने को नहीं मिले। एटॉमिक में, आयनिक में सब दिखे थे, 1 से 14 तक सब दिखे थे। अच्छा, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हुआ है तो कितना 1, वो कहाँ कहाँ, सीरियम में हुआ है, यहाँ पर सीजियम में, यहाँ पर बताओ CE, देखें यहाँ पर ऐसा। और उसके बाद यहाँ पर GD पे हुआ है, और उसके सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर लेटिटियम LU में हुआ है। तो ये आपको देखना है कि कुछ ही जगह पर 1 हुआ, नहीं तो ये भी खाली ही जा रहा था। आया समझ में? अब हटा इसको, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि डी में जो इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो गया तो बहुत ज़्यादा पहुंचेगा तो 1, और एफ में 1 से 14 तक का रेंज हो सकता है, और 6s2 तो था। इसलिए मैंने कहा 6s2 वाले को नहीं याद करना, वो तो होगा ही होगा। एफ और डी को ऐसे जैसे नंबर बताया, एफ और डी मत बोलना, ऐसे आप जब याद करना 1 1 3 0 4 0 5 0 6 0 ऐसे करते था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो आपने क्या क्या नोटिस किया होगा। अब उसके बारे में आपको स्टेटमेंट लिखता है, और यहाँ पर आपको यही कहता है, इट इज़ नोटेड
दैट अ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन द एटम इज नॉट रेगुलर। फिर आपने एटॉमिक फॉर्म में देखा होगा बहुत अच्छी रेगुलर फिलिंग एफ में हमें देखने को नहीं मिली। कहा गया अ 5d इलेक्ट्रॉन अपीयर्स इन जीडी। ठीक है, शुरू में पहले वाले के पास था, फिर गायब हुआ, फिर जीडी में फिर से आया विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बना था 4f7 5d10 और 5d1 और 6s2। और अगर हम फ्लो में से बहते जाते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर था 7 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाना था 8 0, लेकिन ऐसा नहीं, 8 फिर 6s2। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं था क्या ये 7 1 ऐसा था ना, 7 1, क्योंकि आप बताओ 4f7 5d1 तब 6s2 तो सब जगह था। क्योंकि मैंने कहा हाफ फील्ड है तो थोड़ा सा सोचता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक काम करते इसको डी में भेज देते, अभी थोड़ा सा हाफ फील्ड बने रहे। फिर आपको कहता है कि ऑन द अदर हैंड द फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इज रेगुलर इन +3 हैंड। वही अगर दूसरा हम देखते हैं वहां पर +3 ऑर्बिटल्स की अगर वहां पर दिखते आयन की वहां पर फिलिंग्स, तो +3 में बहुत स्मूथली फिल हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आपको बोलता है इन लेंथेनॉइड सीरीज PM। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वहां पर साकी फिर नादे पैमाना PM, उसी की बात करें PM की। इज रेडियो एक्टिव, एक तो रेडियो एक्टिव ऊपर से इंसानों ने बनाया, क्या है रेडियो एक्टिव मैन मेड एलिमेंट। इसके अलावा कह रहा है कि बाकी सारे लेंथेनॉइड्स एक तो नॉन रेडियो एक्टिव हैं और नेचर में पाए भी जाते हैं, ये इनकी खास बात है। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर इनके एटॉमिक साइज की हम बात करते हैं, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आपको यहां पर ये कहता है जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज में आगे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है 4f ऑर्बिटल्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं। और जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी तो वहां पर क्या हो जाता है कि 4f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स 5 और d के इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो पुअर शील्डिंग देते हैं। तो यहाँ पर 4f ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं देते थे, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जेट इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, इनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचता जाता है, इनको सिकोड़ता जाता है। तो कहने मतलब लेंथेनॉइड्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से रेडियस डिक्रीज करती चली जाती है, और इसी को एक नाम से बुलाया जाता है, कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो अगर हमसे कभी पूछा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्यों हुआ तो हमारे पास जवाब क्या होगा, ड्यू टू पुअर या फिर इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। चलो आते हैं, देखते हैं यहाँ पर एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियस। लेंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ La लेंथनम से Lu ल्यूटीटियम की तरफ जाने पर साइज रेगुलरली डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ठीक है, साइज वहां पर डिक्रीज करता चला जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इम्परफेक्ट या फिर पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट या फिर पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉनों में होने की वजह से। अब बताओ कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, इसलिए याद रखना La से Lu जाओगे। देखो वैसे तो हमारा पहला मेंबर Ce है, ठीक है, वहां पर Ce है, लेकिन हम क्या करते हैं लेंथेनम को भी इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल करते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता है, प्रॉपर्टीज से मैच करते हैं, इसलिए जो भी हम यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे इनको भी साथ में लेकर के पढ़ते हैं। तो लेंथेनम से ल्यूटीटियम तक जाते हैं La से Lu। अब तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और रेडियस घटने लगती है। ठीक, और आपकी एनसीईआरटी में एक फिगर है उसको देखते हैं, यहाँ पर ऐसे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस है। अगर हम +3 आयन के साथ तो बड़ा अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ एकदम नीचे घटता चला जा रहा है। जैसे जैसे +3 आयन की हम बात करते हैं तो आप देखें La से लेकर के Lu तक मस में रेडियस घटती चली जा रही है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसका घटने का रीजन भी साफ साफ है क्योंकि यहाँ पर पाया जा रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर या फिर इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको यहाँ पर यह बताया गया कि ये तो आपको +3 आयन का हिसाब दिया गया, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग हैं जैसे Ce4+, Pr4+, Tb4+, और कुछ ऐसे हैं 2+ रखते हैं जैसे Sm, U, Eu आप देख रहे हैं 2+, और Tm और Yb ये भी 2+ रख रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, ठीक है, तो आप बताओ कि नीचे जाने पर रेडियस घट रही है, ये हमें ध्यान देना, नीचे जाने पर रेडियस डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको क्या ध्यान देना है, मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या ध्यान देना है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, तो मैंने डी ब्लॉक में भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताया था। कहा था कि ऐसे जो आयंस हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं उनको कहते हैं भाई तो पैरामैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के करीब जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे आयंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम इनके आयंस की बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की, तो ज़्यादातर लोग आपको पैरामैग्नेटिक देखने को मिलते हैं और कुछ लोग आपको डायमैग्नेटिक देखने को मिलते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ जो डायमैग्नेटिक उनको याद कर लेते हैं, उसके अलावा अगर जो और कोई भी है उसको उठाकर कहाँ पर रख दे, कहेंगे सब के सब पैरामैग्नेटिक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं इसको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन ट्राई पॉजिटिव एलेंथेनॉइड्स आयन +3 आयन की अगर बात करते हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेज LSA/GD। अगर आप देखें यहाँ पर +3 आयन में LSA/GD तक जाते हैं 0, LA में तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि वो तो उसके F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, F में इलेक्ट्रॉन तो CE से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कि वहाँ से स्टार्ट होता है, आप बताओगे फिर 0 से फिर अगर हम CE पे आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे 7 तक गया तो मैक्सिमम 7 अनपेयर्ड हो गए, फिर और इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं अगर LSA/GD तक जाते हैं तो वहाँ पर आप बताओगे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर उसके बाद क्या कर जाते हैं, और जैसे आता है वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अनपेयर्ड के नंबर कम होने लगते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ पर कह रहा है इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेज LA/GD एंड देन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज, और GD के बाद फिर LU तक जाते हैं, ल्यूटिनियम तक जाते हैं, वहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। 7 से फिर अब घट करके वहाँ पर 6 5 3 2 1 0 हो जाता है। अब डायमैग्नेटिक लिए आपको कहता है कि अगर कहीं पर 4F0 और 4F14 जिस आयन में प्रेजेंट होगा वो सभी डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर La3+, ठीक है, La3+, 4F0, Lu3+, अगर देखें लेंथेनम 3+ होगा तो यहाँ पर 4F0 तो है ही, Lu3+ की बात करते हैं, ल्यूटिनियम सबसे आखिरी मेंबर, उसके अंदर 4F14 है, तो ये तो डायमैग्नेटिक है ही। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर Ce3+ होता, अगर Ce3+ होता, जो ये सीरियम यहाँ पर है आप देख रहे हैं यहाँ पर Ce3+ है होता, तो आप कहते हो F में एक इलेक्ट्रॉन बचता, लेकिन एक और निकाल दिया प्लस कर दिया, तब बताओ कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका 4F0, ठीक है। ऐसे देखो YB की अगर हम 3+ लेते, याद रखना अगर YB हम 3+ लेते तो आपको यहाँ पर क्या मिलता, आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन 4F13 मिलता। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं 3+ मत करो, 1 2 ही करो, अगर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओ कि यहाँ पर 4F14 मिल जाएगा। इसलिए याद रखना LALU 3+, CEYB, CE4+ और YB2+ और डायमैग्नेटिक। तो 4 लोगों को हमें याद रखना जो डायमैग्नेटिक हैं, LALU 3+ और CE4+ YB2+, ठीक है, ये हमारे डायमैग्नेटिक हैं। तो पैरामैग्नेटिक क्या करेंगे, हम तो कितने लोग को जानते हैं, ठीक है, पूरा 14 एलिमेंट्स हैं, उसमें भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स होगा। तो मैंने यहाँ पर बताया 2 3 वाले और एक 4 वाला, एक 2 वाला, इनको आप याद रखना, ये हमारे डायमैग्नेटिक। इनके अलावा अगर कोई दिख जाए सबसे उठा के लगा देना क्या, पैरामैग्नेटिक। तो आपको कहता है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो LALU CE4+ YB2+ को छोड़कर बाकी सभी आयंस पैरामैग्नेटिक, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सभी आयंस हमारे क्या हो जाएंगे, वहाँ पर पैरामैग्नेटिक होंगे। आया समझ में, तो ये याद रखना LALU CE YB को छोड़कर बाकी सभी आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो आपने डायमैग्नेटिक याद कर लिया तो पैरामैग्नेटिक याद ही हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पर कलर। कलर के लिए हमें क्या बताता है, अगर आपको याद हो कलर की बात है तो हम पहले कोऑर्डिनेशंस की याद करते हैं। मैंने कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ा है, वहाँ पर बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था ड्यू टू DD ट्रांजिशंस। फिर डी ब्लॉक भी पढ़ाया तो वहाँ पर भी आपको कलर के बारे में बताया, वहाँ पर भी एक लाइन फिर से रिपीट किया, ड्यू टू DD ट्रांजिशंस। अब सवाल आता है, अब F ब्लॉक में देखा गया इनके भी मैक्सिमम कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। कहा गया भाई ये कलर क्यों देते हैं, क्या ये भी DD ट्रांजिशन, आप कहेंगे नहीं DD नहीं, यहाँ पर ट्रांजिशन तो होता है लेकिन कौन सा, FF ट्रांजिशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि DD ट्रांजिशन के लिए D ऑर्बिटल जो 5 थे वो 2 भागों में टूट जाते थे, एक हायर एनर्जी एक लोअर एनर्जी पे।
फिर उसी में क्या होता था, उनके ऊपर लाइट पड़ती थी तो लोअर एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में जाता था, फिर आता था जाता था, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता था, और जिसको एब्जॉर्ब करता था उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता था वही इमिट होता था, वही हमें कलर देता था। वैसे एफ ब्लॉक में भी बताया कि इनकी भी स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की। अब उसमें ये नहीं जाना कैसे टूटेगा, इनका वेट तोड़ करके दिखाओ, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ पर। बस याद रखना कि यहाँ पर भी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती होगी, कई हिस्सों में बढ़ते होंगे, फिर लोअर एनर्जी हायर एनर्जी का भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता होगा। तो फिर जैसे लाइट पड़ती होगी, विजिबल रेंज की लाइट को पकड़ करके वो क्या कर जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में आने जाने लगते होंगे, तो जिसको कहते हैं यहाँ पर भी एफ ट्रांजिशन हो रहा है और उसी की वजह से कलर आ रहा है। ठीक है, तो जिसको एब्जॉर्ब करता है, जिस विजिबल रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही हमें दिखाई देगा, ऐसा नहीं जिसको एब्जॉर्ब कर ले वो दिखेगा। तो चलो आते हैं, कहानी से वैसी ही है, तो यहाँ पर इसको सुनते हैं। द लेंथेनॉइड्स आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर 4f ऑर्बिटल्स। लेंथेनॉइड आयंस के पास 4f ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो thus these आयन एब्जॉर्ब visible radiation of lights and undergo FF transitions and hence exhibit color। और वो क्या देते हैं, वहाँ पर कलर देने लगते हैं। फिर बताया कि the color exhibited depends on the number of unpaired electrons 4f orbitals। कह रहे कलर जो आता है वहाँ पर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल में जितने कलर होंगे उसके हिसाब से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा। वो तो डिपेंड करेगा वहाँ पर कितने अनपेयर्ड हैं वो क्या है। चलो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। LALUZD याद रखना, LALUZD सबके सब 3+ वाले आर कलरलेस, इन्हें हमें याद रखना है। इनके अलावा बाकी सारे आयंस क्या हो जाएंगे, वो कलर्ड। तो इनको हम याद रखते हैं यहाँ पर LALUZD 3+, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लालू की गड्डी कलरलेस। ठीक है, लालू LALE गड्डी और GD सब 3+ वाले क्या हैं, कलरलेस हैं। इसके अलावा आपको CE3+ और उसके बाद YB3+, सीरियम 3+ और YB3+ आर आल्सो कलरलेस। ये भी आपको ऐसे याद रखना है, आपसे ज़्यादा पूछे जाने चांसेस इनके तीनों के होंगे, तो याद रखना। इसके अलावा ये सब के सब कलरलेस है और बचते जो भी हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कलर्ड। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर LALUZD कलरलेस होते हैं, साथ साथ यहाँ पर CE3+ YB3+ क्या हो जाते हैं, आर कलरलेस। बाकी बचे हुए सभी क्या हो जाएंगे, वो हमारे कलर्ड होंगे। क्या हो जाएंगे, वो कलर्ड। चलिए अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज पे याद रखना कि जैसे कि और सब लोग मेटल्स रिएक्शन करते हैं वैसे ये भी रिएक्शंस करते हैं, लेकिन रिएक्शन करके किस किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी अच्छी होती है इनकी, किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे वो समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन होगा। और किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इसके लिए पहले आपको इनके बारे में एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखता है कि अगर लेंथेनॉइड के जो इनिशियल मेंबर है, शुरुआती दौर के जो मेंबर हैं, अगर उनका व्यवहार देखते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से मैच करती है। किससे, सेकेंड ए ग्रुप का जो मेंबर है कैल्शियम, उसकी तरह इनकी रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं लेंथेनॉइड्स में, तो वहाँ पर उनके जो रिएक्शंस करने का तरीका है, उनका जो बिहेवियर हमें एल्युमिनियम की तरह दिखता है। तो इसलिए याद रखना, शुरुआती मेंबर कैल्शियम फिर एल्युमिनियम, कैल्शियम फिर एल्युमिनियम, क्योंकि कल को आपसे ऐसा बोला जा सकता है ना कि यहाँ पर यही स्टेटमेंट देते हैं, कैल्शियम जहाँ पर कहते हैं कि इनिशियल मेंबर एल्युमिनियम से मैच करते हैं और जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वहाँ पर कैल्शियम से मैच करते हैं। बताओ कि तब तो ये गलत कह रहा है, क्या सही है तब, इनिशियल मेंबर की रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह, और जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, इनकी रिएक्टिविटी एल्युमिनियम की तरह होने लगती है। चलो देखते हैं। इन देयर केमिकल बिहेवियर्स इन जनरल द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव, काफी अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं। बताया गया सिमिलर टू कैल्शियम, तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ से बोलता है, कहाँ से कहता है, यहाँ से द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम। अर्लियर मतलब शुरू के मेंबर कैल्शियम की तरह रिएक्टिविटी रखते हैं, बट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर बताया गया द जनरल सिंबल्स, जैसे आपको पता है हेलोजन्स के लिए हम क्या लिख देते हैं, जनरल सिंबल के लिए ये हमारे हेलोजन्स एक्स से। वैसे कहा गया कि यहाँ पर भी एक दो लोग है तो ठीक था ना,
कई सारे लोग हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, एलो को भी ले लिया गया यहाँ पर, लेंथनम को भी, तो 15 हो गया। अब इनको कैसे दिखाया जाए? इनको एक सिंबल से दिखाया जाता है, याद रखना। इस सिंबल LN है, देखना यहाँ पर, ये LN नहीं, ये LN है, मतलब ये लेंथेनॉइड्स को बता रहा है। आर यूजली यूज्ड फॉर लेंथेनॉइड, ठीक, लेंथेनॉइड्स के लिए वहाँ पर आपको सिंबल दिखाएगा। चलो अब इनकी कुछ रिएक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे यहाँ पर एक ऐसे दिखा दिया है एरो के रूप में, एक ही बार में सारी रिएक्टिविटी, तो हम भी ऐसे देखेंगे यहाँ पर। देखो अगर इसको हमें समझना है इनकी रिएक्टिविटी को ना, एक लाइन में आपको बोलो, आप बोरान फैमिली या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एल्युमिनियम को समझो, क्योंकि एल्युमिनियम बोरान फैमिली का ही मेंबर है। एल्युमिनियम को अगर हम देखें तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी जैसी थी वैसी रिएक्टिविटी मिलती जुलती इनकी काफ़ी हद तक है, तो उसी के हिसाब से इनको समझने वाले। देखना अगर मैं आपको ये बताऊं एल्युमिनियम के बारे में, अगर आपको याद हो, एल्युमिनियम एसिड से रिएक्शन करके क्या निकाला था, याद है? मैंने आपको एक बात बताया था, एल्युमिनियम हो, ठीक है, बोरान से कहा था मैंने आपको, जब अगर वहाँ पर बोरान फैमिली में आप सोचे तो मैंने कहा था जब रिएक्टिविटी एल्कली एंड एसिड से कहा गया था, तो बोरान ने कहा था भाई हम नहीं करेंगे, कहा गया ना तो एसिड से करेंगे ना तो बेस से करेंगे, कह रहे कि मॉडरेट टेम्परेचर लो, अब तो कर लो, कहते नहीं तब भी नहीं करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम से बोला कि एल्युमिनियम कहा कि हाँ करेंगे, और मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम HCl मतलब एसिड से रिएक्शंस करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया था, यहाँ तक कि वो एल्कली से भी रिएक्शंस NaOH एक्वस NaOH से रिएक्शंस करके भी वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया था। तो याद आ रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप इसको अगर एल्युमिनियम की तरह ट्रीट करेंगे तो एल्युमिनियम भी एसिड से रिएक्शन करके वहाँ पर क्या निकालता था, हाइड्रोजन गैस। तो हमारे लेंथेनॉइड्स भी एसिड से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस। चलो एल्युमिनियम या फिर बोरान फैमिली के लोग हैलोजन से रिएक्शन करके किस टाइप के हैलाइड्स बनाते थे, याद है आपको? बताया EX3 टाइप के हैलाइड्स, वहीं पर एक लाइन बताया था TLI3 पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, याद है? तो आपको बताया था यहाँ पर क्या हो जाता था, ये EX3 मतलब ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। तो इनको भी कहा गया भाई एक काम करो तुम भी हैलोजन से रिएक्शंस कर लो, कहता कर तो लेंगे लेकिन हम भी किस टाइप के, EX3 मतलब LNX3 टाइप, मतलब ट्राई हैलाइड्स बनाएगा। चलो अब अगर वाटर से रिएक्शंस की बात करते हैं तो याद रखना वाटर से रिएक्शंस करके अगर हम कहते हैं एल्युमिनियम का अगर कोई हाइड्रोक्साइड्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, AlOH का होल थ्राइस, क्या बोलेंगे, AlOH का होल थ्राइस। वैसे यहाँ पर आपको बताया गया Ln ये वाटर से रिएक्शंस करके LnOH का होल थ्राइस बनाता है और साथ साथ वहाँ पर क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, LnOH का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। चलो अभी इनको रोकते हैं, यहाँ पर इस पे आते हैं। आप खुद बताओ कि यहाँ पर बोरान फैमिली के लोग नाइट्रोजन से अगर रिएक्शंस कर जाते हैं तो किस टाइप के नाइट्राइड्स बनाएंगे? मैंने कहा था EN टाइप के, और पढ़ाते समय आपको बताया था जो BN होता है बोरान का नाइट्राइड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर था किससे मैच करता था, ग्रेफाइट से मैच करता था। इसलिए याद रखना कि ये जब नाइट्रोजन से रिएक्शंस करते हैं हीटेड विथ नाइट्रोजन, तो ये क्या करेंगे, EN टाइप के LNN टाइप के नाइट्राइड्स बनाते हैं। आया समझ में? चलो एक और बताओ, बोरान फैमिली के लोग या फिर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाता था? आपको बताया था E2O3 टाइप के, क्या बताया था, E2O3। वहाँ पर आपको ये भी बताया था B2O3, बोरान का जो ऑक्साइड्स होगा वो एसिडिक था, एल्युमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक, इंडियम थैलियम का बेसिक था। तो आते हैं यहाँ पर बताया गया बर्न इन एयर मतलब O2 के साथ जब वो जलेगा तो किस टाइप का, वही E2O3 मतलब Ln2O3 टाइप का ही ऑक्साइड्स बनाएगा। आपको पता है जैसे ऑक्सीजन वैसे सल्फर, तो सल्फर के साथ भी जब इसको हिट किया जाएगा जिस टाइप का ऑक्साइड बन रहा था उस टाइप का इनका सल्फाइड बनेगा, क्योंकि सेम फैमिली का है। तो Ln2S3 टाइप के ये सल्फाइड्स का फॉर्मेशंस करते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दे, किससे करा दे, कार्बन से। अगर इसकी रिएक्शन हम कार्बन से कराएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखना कार्बन से रिएक्शन करेगा तो हाई टेम्परेचर रिएक्शन करेगा, 2773 इतने केल्विन पे जा करके क्या करता है वहाँ पर कार्बन से रिएक्शन करे और क्या बना देगा, LnC2 टाइप के कार्बाइड्स, और क्या बना सकता है Ln3C टाइप के कार्बाइड्स, और क्या बना सकता है Ln2C3 टाइप के कार्बाइड्स बना सकता है। तो डिफरेंट टाइप के कार्बाइड्स का वो फॉर्मेशंस करता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। एल्युमिनियम या फिर बोरान फैमिली की तरह अगर हम इसको सोचेंगे तो बड़ी आसानी से सभी रिएक्शंस को हम याद कर सकते हैं। एसिड से रिएक्शन करके, ऐसे बताओ, एसिड से रिएक्शन करके क्या निकाला था, हाइड्रोजन गैस। हैलोजन से रिएक्शन करके LnX टाइप के ट्राई हैलाइड्स बनाया था, और वाटर से रिएक्शन करके LnOH का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया था। नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनेगा, किस टाइप का, LnN टाइप का मतलब EN टाइप का नाइट्राइड्स। और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा तो Ln2O3 टाइप का ऑक्साइड्स बनाएगा। सल्फर से भी रिएक्शंस करके Ln2S2
Ln2S3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा। हाँ, कार्बन वाला याद रखना, कार्बन से रिएक्शन करके आपको बताया था Ln3 Ln3C और Ln2C3 बनाएगा, ऐसे कार्बाइड्स बनाता है। ठीक, तो ये इनकी रिएक्शन करने का तरीका था, तो आपको याद रखना है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा जाए हाइड्रोक्साइड्स की, मतलब अगर वो मैंने कहा LnOH का होल थ्राइस बनाते थे ना, वो LnOH का होल थ्राइस बनाते थे, अगर LnOH का होल थ्राइस बन रहा है तो इनके ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो याद रखना कि La से Lu जाएंगे, लैंथेनम से लास्ट मेंबर तक जाएंगे, तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ये याद रखना, La से Lu इनके हाइड्रोक्साइड्स की अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो डिक्रीज करती है। लिखता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम से लेकर के ल्यूटियम तक डिक्रीज करेगा। चलो डेंसिटी से क्या समझते हैं हम, नीचे अगर हम ग्रुप में या उस यहाँ पर सीरीज में, लेंथेनॉइड सीरीज में अगर आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो मास नंबर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या साइज भी बढ़ रही? आप बताओ कि नहीं, साइज तो नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन साइज घटती जा रही है। और डेंसिटी का मतलब हम क्या जानते हैं, मास अपान वॉल्यूम। अगर किसी का वॉल्यूम, साइज घटता जा रहा है मतलब वॉल्यूम घटता जा रहा है, लेकिन मास तो बढ़ता जा रहा है, तो मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ये बताओगे कि यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो इसलिए बताया गया डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम La से Lu ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो डेंसिटी के बारे में याद रखना, La से Lu जाने पर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, क्या, डेंसिटी। अब यूजेस की बात करते हैं, इनका कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा यूज है, आपकी बुक में लिखता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखता है, एक यूज लिखता है यहाँ पर, और वो आपको कहता है कि मिक्स्ड मेटल, इनका एलॉय फॉर्मेशन हम इनका यूज कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया एक मिक्स्ड मेटल है, और आपको यहाँ पर क्या लिखता है, द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स। एलॉय स्टील्स बनाने में इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, किसका, लेंथेनॉइड्स का, फॉर प्लेट्स और या फिर पाइप्स वगैरह बनाने में। एज वेल नोन एलॉय, जो यहाँ पर सबसे वेल नोन एलॉय होता है उसका नाम क्या रखा गया, मिक्स्ड मेटल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मिक्स्ड मेटल में लेंथेनॉइड्स का, मिक्स्ड मेटल किसका एलॉय है, लेंथेनॉइड्स का है। उसमें लेंथेनॉइड मेटल्स कितने होते हैं, लगभग 95% होता है। आयरन की बात करते हैं तो लगभग 5% होता है, और इसके अलावा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम काफ़ी कम मात्रा में भी वहाँ पर पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 95% ये है, 5% ये है, तो इनके लिए कहाँ पर जगह बची। देखो यहाँ पर आपको ये जो लाइन यहाँ पर से बनाएंगे, मतलब लगभग बता रहा है, एग्जैक्ट नहीं कह रहे कि यहाँ पर लगभग 95 या 5 है, तो मतलब इसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो कमी होगी उसमें ये सब एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना वहाँ पर। और कह रहा गुड डील फॉर मिक्स्ड मेटल, अगर मिक्स्ड मेटल का एक सबसे अच्छा यूज करें, इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाने में हम इसका और अच्छा यूज कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड मेटल का मैग्नीशियम के साथ मिला करके इनको और अच्छा हम यूजेस में ला सकते हैं। अब नोट करके कुछ लेंथेनॉइड्स में पॉइंट्स, इसको ऐसा सुन लेते हैं। नोट, Ce डज नॉट फॉर्म Ce2O3। देखना यहाँ पर वैसे और जो इनके मेंबर थे, मैंने कहा कि ऑक्सीजन रिएक्शंस करके E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते, लेकिन यहाँ पर Ce जो पहला मेंबर है यहाँ पर, वो कहा गया कि E2O3 टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता, बल्कि वो क्या बनाता है वहाँ पर, CeO2 बना देता है। ठीक, क्या बनाता है वहाँ पर, सीरियम का डाइऑक्साइड होता है, फिर CeO2, ये वाला ऑक्साइड नहीं, वो वाला ऑक्साइड, और इसमें आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4। फिर कहता है CeO2 इज यूज टू मेक क्रूक्स ग्लास, क्रूक्स ग्लास बनाने में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ पहले गैस का मेंटल यूज किया जाता है लाइटिंग के लिए। अब बताओ कि गैस मेंटल इज मेड बाय CeO2। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं Sm2+, Eu2+, Yb2+, ये आपको पता है कि वैसे लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, जो सब कोई रखता था। कुछ लोग +2 भी रखते थे, कुछ लोग +4 भी रखते थे। ये +2 का मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर है, और कम ऑक्सीडेशन नंबर जो रखते हैं वो एक अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। Sm2+, Eu2+, Yb2+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन वही सीरियम का यहाँ पर Ce4+,
Tb4+, ये क्या हो जाएंगे, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे हैं, तो ये क्या करते हैं वहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना कुछ और ऐसे लोग हैं जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं इन दोनों के अलावा। चलो यहाँ पर भी इनका भी नाम लिखा, PR, NAD, TB, YB आर ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। केवल +4 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, वो भी किसके साथ, इन ऑक्साइड। मतलब ये भी +4 रख लेते हैं, लेकिन कहाँ पर रखेंगे, जब इनको अपना ऑक्साइड्स बनाने का मन होगा तभी +4 के साथ ऑक्साइड्स बनाएंगे। इसके अलावा और कोई कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहाँ पर +3 ही मेनली रखते हैं। ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना था यहाँ पर लैंथेनॉइड्स के बारे में। फिर अगली सीरीज यहाँ पर बात आती है जिसका नाम है यहाँ पर एक्टिनॉइड्स। और जब एक्टिनॉइड्स की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्टिनॉइड्स की, तो कहा जाता है कि जैसे लैंथेनॉइड्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता था 4f सबशेल में इंटर करता था, इसलिए उसको हम कहते हैं भाई इसको 4f सीरीज भी क्यों ना बोल देते। तो ऐसे कहा गया कि अगर यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम देखते हैं एक्टिनॉइड्स में, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, थर्ड ग्रुप के 7वें पीरियड से बिलोंग करता है, एक्टिनियम वहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा 14 और एलिमेंट्स होते हैं जो उसी के नाम पर एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। उनको ग्रुप डी ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे वहाँ पर नए पीरियोडिक टेबल्स जो मॉडर्न फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स है वहाँ पर रख दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने देखी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करता चला जा रहा है। हमने कहा कि तुरंत इसका नाम रखो यहाँ पर आल्सो कॉल्ड 5f सीरीज। क्यों, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एंटर्स इनटू 5f सबशेल। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करते हैं, 5f सबशेल में एंटर करते हैं। ठीक, और अब यहाँ पर हम आते हैं, देखो यहाँ पर ये थर्ड वीक है या फिर ओवरऑल बोले तो तीसरा ग्रुप है, और ये आपको पता है 7th पीरियड है, आखिरी पीरियड। इसी में कह रहे हैं अगर आप देखेंगे 89 एटॉमिक नंबर है, एक्टिनियम कहा जाता है। तो अब आपको यहाँ पर बताया जाए इस कॉलम में, मतलब यहीं पर इस जगह पर AC एक्टिनियम के अलावा 14 और एलिमेंट्स होते हैं। इन 14 एलिमेंट्स को AC मतलब एक्टिनियम के नाम पर एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर उनको क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। कह रहे सभी एक्टिनॉइड्स जो जाते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। जबकि अगर आपको याद हो लैंथेनॉइड्स में मैंने केवल एक रेडियो एक्टिव बताया था, वो था PM, और वो भी बताया था मैन मेड था। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स थे वो सब नेचर में पाया जाता है लैंथेनॉइड्स में, और नॉन रेडियो एक्टिव थे। जबकि यहाँ पर एक लाइन साफ साफ लिखता है इनके सभी सदस्य रेडियो एक्टिव है। बताया गया ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। फिर कह रहा है कि एक्टिनॉइड्स सीरीज में यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट्स है। और इसमें भी कह रहा है कि अभी आगे आप सीरीज देखेंगे उसमें यूरेनियम कहीं मिलेगा, उसके आगे के जितने भी लोग हैं सब मैन मेड है, मतलब उनको सिंथेटिकली बनाया गया, किसी से रिएक्शन करके प्रोड्यूस किया गया। और ऐसे लोगों को हम एक नाम देते हैं, कहा जाता है यू का मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक, क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक या फिर पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांस यूरेनिक या फिर पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, कहता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो एक्टिनॉइड्स का ज़्यादा होगा लैंथेनॉइड्स से, याद रखना। अभी जब लैंथेनॉइड्स का ही कंपैरिजन कर रहे थे आपस में, मैंने कहा La से Lu जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पर डिक्रीज करती है सीरीज में जाने पर La से Lu। लेकिन अब यहाँ पर हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने कहा कि इनके भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एज बेसिक होंगे और इनके भी होंगे। इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तब बताओगे एक्टिनाइड वाले ज़्यादा बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। ठीक है, अब आगे आपको यहां पर क्या बताता है, कह रहे सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स। कुछ इंपॉर्टेंट यूज की बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड्स में, और आपको यहां पर कह रहे हैं कि यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम किसकी तरह यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। और साथ साथ कहता है कि थोरियम, थोरियम की बात करते हैं, इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्शन एज अ फ्यूल रॉड एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो थोरियम का यूज एक तो एटॉमिक रिएक्शंस में फ्यूल रॉड की तरह यूज होता है, और साथ ही साथ कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। प्लूटोनियम, कह रहे हैं कि प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्शंस, ठीक है, एज वेल एज इन एटॉमिक बॉम्ब्स में इसका यूज किया जाता है।
तो ये आपको ध्यान देना। अब अगर एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो पहले हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे और देखेंगे ये लेंथेनॉइड से कितना सिमिलर और कितना डिसिमिलर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर देखें 5f में 0 to 14, देखो वहां पर जो था वो ऐसे था 4f 5d 6s। 4f में मैंने कहा 1 से 40, इसमें 0 to 1, इसमें 2, ये लेंथेनॉइड्स की बात थी। और यहाँ पर कह रहे 4f में 0 भी हो सकता है और 14 तक का रेंज कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 14 तक का कोई रेंज हो सकता है। और डी में कह रहे देखना यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक का, जबकि लेंथेनॉइड कहता था 0 to 1 था। और 7s में तो 2 ही रहेगा, जैसे यहाँ पर 6s2 लेकर बैठता था। ठीक है, तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको जरूर याद रखना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे। फिर से यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें देखना है कि इनके जो एक्टिनॉइड्स हैं उसमें एलिमेंट्स कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक पाए जाना हैं। तो टोटल कितने 14, लेकिन उसमें याद रखना कि 90 से लेकर के, ठीक है, 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो एक्टिनॉइड्स लोग हैं। ठीक है, टोटल 14 लोग हैं। और यहाँ पर TH, थोरियम, PAU, NP ऐसे आपको बताया गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कोड, जैसे वहाँ पर कोड बताया तो वैसे यहाँ पर एक कोड से हम क्या करते हैं इनको समझेंगे। यहाँ पर कोड में कहता है थी पागल उमर नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफिले इस फिजा में मदारी नहीं ला रहा। ठीक है, तो देखना ये एक्टिनॉइड का कोड है। थी का मतलब थोरियम TH, पागल मतलब PA, उमर U, नापते मतलब NP के लिए नापते का कोड और PU के लिए पूरा, अंबर मतलब AM, कमी CM, वक्त की BK, काफिले CF, इस ES, फिजा में FM, मदारी मतलब MD, और ऐसे नहीं मतलब NO, ला रहा मतलब LR। तो याद रखना, जब आपको ये याद हो जाएगा कि थी पागल उमर नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफिले इस फिजा में मदारी नहीं ला रहा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर, अगर आपको ये याद हो जाता है, याद रखना है का वक्त की फिजा में। ये देखना यहाँ पर ऐसा नहीं कि में का कोई और कोड बना दिया आपने, वक्त की एक साथ है BK के लिए और फिजा में FM। तो ये आप याद रखना। अगर आपको मान लेते ये आपको याद हो जाता है तो अब हम आएंगे यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप देखेंगे तो आप देखेंगे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमें यहाँ पर 5F, 6D और 7S पे चर्चा करनी है। और याद रखना पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऊपर से नीचे तक 7s2 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 ही है। तो हमने कहा ठीक है तो अब कहा गया बचते कौन है 5F और 6D। और उसमें भी बड़ी चमत्कारी चीज़ ये है, अगर आप देखें इनको रखा गया किस में, एक्टिनॉइड्स में, 5F सीरीज में, लेकिन इनके 5F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप बताओगे एक्टिनॉइड का जो पहला मेंबर है उसके F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, लेकिन बिहेवियर उसी की तरह रखता है, तो यहाँ पर इसको रखा गया है। तो बताओगे यहाँ पर 5F 6D। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर। अब पहले आपको याद रखना है कि 5F और 6D पे हम सभी इलेक्ट्रॉन के नंबर को बताएंगे और आपको ये सीक्वेंस पता है, ठीक है, कौन कहाँ पर पढ़ रहा है, एक दो बार इसको याद करने के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कैसे याद करेंगे। ऐसे बोलना है जैसे आप बताओगे 0 2, फिर इसके बाद 2 1 3 1 4 1, थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर, 4 1 के बाद अब 5 नहीं, थोड़ा सा जंप लेना है, 6 0 7 0, फिर 7 1, इसके बाद फिर जंप लेना है, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। ठीक है, तो ऐसे आपको वहाँ पर करना है। एक बार फिर से बताओ क्या था, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 2, फिर 2 1, ऐसे बताओ पहले क्या था, ऐप में तो कोई इलेक्ट्रॉन 0 2, फिर 2 1 3 1 4 1, अब थोड़ा सा रुकना, अब 5 नहीं 6 0 7 0, उसके बाद 7 1। ठीक है, अब फिर से रुकना, फिर जंप लेना, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। हाँ समझ में, एक बार फिर से बताओ 0 2, उसके बाद 2 1 3 1 4 1, अब रुकना, अब क्या करना है, अब बताओगे 6 0 7 0 7 1। ठीक है, अब क्या आना है 9 0
10 0, 11 0, 12 0, 13 0, 14 0 और 14। चलो जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमसे कहता है कि बी के का बता दो, किसका बता दो, बी के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बी के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा। अब देखो हम पहले क्या करते हैं, शुरू से आता है, और शुरू से मैंने कहा था वहाँ पर कोड थी, पागल, उमर, नापते, पूरा, अंबर, कमी, वक्त की। बी के का ही तो पता है ना, वक्त की। तो कौन से नंबर पे आ रहा है बताओगे, 8वें नंबर पे। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले का क्या बताया था, अब बताओगे 02, फिर 21, 31, 41, फिर जंप करना है 60, 70, 71, उसके बाद जंप करना है क्या, 90। तो बीके का अगर आप देखेंगे तो 90 आना चाहिए। कहाँ है बीके, ये है ना, इसका देखिए 90 आ रहा है, 90। ऐसे किसी का भी हमसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से यही करना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले आप एक बार याद कर लेना, ऐसे आपको लेंथेनॉइड्स में बताया था, साकी फिरना दे पैमाना वाला कोड, ऐसे थी, पागल, उमर, नापते, पूरा, अंबर। ये आप अगर याद कर ले जाते हो आपको सबका कोड पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था 20, 30, 40, उसके बाद 60, 70, उसके बाद क्या था 71, फिर 90, 10, 11। ऐसे आप कोड से यहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। हाँ याद रहे, अगर यहाँ पर आपने कोई भी इधर का उधर किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, इसको सिक्वेंसली याद कर लेना, उसके बाद तब इसको याद करना, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए। तो चलो, वैसे ज़्यादातर एक्टिनोइड्स पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर के, लेकिन तब भी हर जगह याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। आयोनिक साइज की बात करते हैं। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज, कह रहे चाहे एटम की बात हो चाहे M3+ आयन की बात हो, अक्रॉस द सीरीज, दिस में बी रिफर टू एज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनॉइड में भी सीरीज में जाते थे, LSA LU साइज घटती चली जाती थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे यहाँ पर भी अगर हम क्या करते हैं कि एक्टिनोइड सीरीज में भी अगर हम जाते थे, आगे जाते थे, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि क्या होता है, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इसकी साइज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वहाँ पर आप बताएंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस वहाँ पर देखने को, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इनकी भी साइज क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये एक्टिनोइड, वहाँ पर भी लेंथेनॉइड्स पढ़ा था, अब यहाँ पर एक्टिनोइड। तो ये एक्टिनोइड किसकी वजह से हो रहा है, अब बताओगे पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड किसकी वजह से हुआ था, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। तो अब बताओगे वहाँ पर लेंथेनॉइड, और 5 इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से आप बताओगे यहाँ पर हो जाता है एक्टिनोइड्स। और दोनों की वजह से कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी होता है क्या, वहाँ पर सिकुड़ते चले जाना, ठीक है। तो साइज इनकी घटती चली जाती है, चाहे एटॉमिक साइज चाहे आयनिक, वही आपको इसमें बताएंगे। फिर बताया गया एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज हाउ वी आर ग्रेटर देन एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे हम एलिमेंट्स में बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरा तीसरा चौथा, और आप सीरीज में आगे बढ़ते कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ने लगता है। इन दिस सीरीज रिजल्ट फ्रॉम पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां पर आपको बताया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट 5F, 6D, 7S लेवल आर कंपेरेबल एनर्जीज। कह रहे हैं कि ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, आगे ऐसा क्यों रख पाते हैं, तो आप खुद याद करो, डी वाले क्यों रख लेते थे, आप बताओगे क्योंकि N-1D और NS इलेक्ट्रॉनों के बीच में वहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कम था, तो ये जाते थे तो ये भी चले जाते थे। कह रहे वही सेम कहानी यहाँ पर भी। यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको बताया था N-2F और N-1D और NS इलेक्ट्रॉनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाते हैं, अपने 4F का 5F का भी यूज़ कर लेते हैं, 6D का भी यूज़ कर लेते हैं, और 7S का भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लेते हैं। जब कर लेंगे तो भाई वहाँ पर तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, क्योंकि 5F, 6D और 7S एंड लेवल्स आर ऑफ यहाँ पर कंपेरेबल एनर्जीज। तो इनके लेवल्स क्या होता है, लगभग कंपेरेबल एनर्जी के साथ होते हैं, आसपास की एनर्जी के साथ होते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके +3 बताया गया, थोरियम का यहाँ पर नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं। इसके अलावा +4, +5, 6, 6, 7 तक भी जा रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ लोग +3 में ही हैं, कुछ लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं। डेंसिटी देखो, अगर अब आपको पता है कि साइज घटती चली जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता चला जा रहा है, और आपको पता है जैसे हम क्रमशः अगले एलिमेंट्स में बढ़ते चले जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे तो मास नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, भारी होता तो चला जाएगा ना, सिकुड़ता चला जा रहा है, मास बढ़ाता जा रहा है। M/V डेंसिटी होती है, वॉल्यूम घट रहा है, मास बढ़ रहा है, तो काफ़ी तेजी से वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। तो बताओगे ऑल एक्टिनोइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमर्शियम हैज़
हाई डेंसिटी। इन दो को छोड़ दिया जाए लगभग सबकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। ये भी कलर देते हो, कलर का एक ही रीज़न है, ड्यू टू एफ ट्रांजिशंस। ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, क्या बताया गया, एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, द साइज ऑफ एटम आयन डिक्रीजेज रेगुलरली along the actinoids सीरीज। कह रहे याद रखना कि इनके जो साइज हो जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ड्यू टू लेंथ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज घटने लगती थी, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको कहता है द साइज ऑफ एटम या फिर आयन डिक्रीजेज रेगुलरली अलोंग द एक्टिनॉइड सीरीज, द स्टेडी डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर रिफर टू एज अ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन में पुअर शील्डिंग की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैंने कई बार आपको बताया यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो याद रखना हमने दो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एक एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, तो याद रखना एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5f में जो पुअर स्क्रीनिंग थी, ठीक है, वो 4f से भी ज़्यादा है। तो बताया कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान देना था आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो यहाँ तक आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम अगले लेक्चर के साथ आते हैं, आज इतना करते हैं। ठीक है।